बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गियर अप कर लीजिए क्योंकि वीकेंड आने वाले और वीकेंड पे आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान किया होता है, नहीं भी प्लान किया होता तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्ट किया जाए। पूरा हफ्ता आपने काम किया होता है, उसके बाद ये वीकेंड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने कुछ प्लान अभी तक बना लिया है? नहीं बनाया? मैंने प्लान बनाया। मैंने आपको बताया था कि मेरे पेरेंट्स की तरफ शिफ्टिंग है घर की, तो वो बहुत बड़ा एक प्लान है, हैक्टिक मेरा होने वाला है। यानी आपका तो मसरूफ गुजरेगा ना काम करते हुए? हाँ, काम करते हुए गुजरेगा। ऐसे कोई प्लान बना नहीं सकती थी मैं। अच्छा, वैसे जब इस तरह की सिचुएशन मेरे घर में होती थी ना तो मैं भाग जाती, मैं जानबूझ के ऑफिस आती थी कि आज तो मुझे ऑफिस लाजमी जाना है, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा को पता है इस बात का कि घर के मामलों में थोड़ा सा जरा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बाहर के मामले में अच्छा मैं एंजॉय करती हूँ इस तरह का काम। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल जी, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत मुबारक होने वाला है आपके लिए भी हमारे लिए भी, इस अच्छी सोच के साथ आगाज़ करते हैं अपने इस शो का। और सबसे पहले आपको ये खबर देते हैं फ्रांस से, जहां पर क्रिसमस बाजार लगना शुरू हो चुके हैं। स्ट्रासबर्ग शहर में क्रिसमस मार्केट शुरू हो गई है जहां पर लोगों का हुजूम है, चमकती रोशनियां हैं और घंटियों की सुरीली आवाज़ें अभी से रोजाना का मामूल भी बन। अच्छा, क्रिसमस की बातें हो रही हैं, फिर मुझे याद आया कि अच्छा दिसंबर तो आने वाला है। वैसे बंदे को पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम गुजर गया, किस तरह से गुजर रहा है। बस दिसंबर शुरू होने वाला है। तो जनाब सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो सड़कों पे हर जगह पे हमें नज़र आ रही होती हैं। तो फ्रांस में भी इसी तरह की तैयारियां हमें नज़र आई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी अच्छे तरीके से हमारी क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। हमारी क्रिश्चियन बरादरी जो है वो सेलिब्रेट करती है इसको बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, दुनिया भर के अंदर बड़े खूबसूरत तरह की रिवायात भी हमें देखने को मिलती है और जो रोशनियां नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूरोप की बात कर लें, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हद तक इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन लोग खास तौर पर ना इन ममालिक में जाते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। उसकी क्या खास वजह है? उसकी खास वजह है कि वहाँ पर जरा अपॉर्चुनिटीज जो है ना बड़े पैमाने पर होती हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन बिरादरी वहाँ पर अक्सरियत में मौजूद है, माइनॉरिटी में नहीं है, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फर्क सेल्स भी लगती है, लोग इसलिए भी जाते हैं। जाहिर सी बात है, सेल्स अच्छी खासी लगती है, लोग इसलिए भी जाते हैं। लेकिन जो प्लेन टिकट होता है ना हमारे यहाँ से, वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। अच्छा जी, दुबई आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की ईंट की नकाब कुशाई की गई। ईंट होती है ना, ईंट जिससे घर बनते हैं, वो चांदी की बनाई गई और उसकी नकाब कुशाई की गई है, जिसने देखने वालों को हैरान कर। अच्छा, मैं भी हैरान हो रही हूँ, देखने वाले क्या, हम खुद भी हैरान हो रहे हैं। चांदी की इस ईंट का वजन 1971 किलोग्राम है और यही वजन मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम के साल 1971 की अलामती नुमाइंदगी करते हैं। वही मैं कहूँ, ईंट का क्या मकसद है, ये अलामत के तौर पर है। अच्छा जी, ये देवकामत ईंट है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है और ये ईंट 1.3 मीटर लंबी है और इसे मुनफरिद कारीगरी का शाहकार समझा जा रहा है। हुक्काम ये भी कह रहे हैं कि इसका वजन ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की तासीस की साल की नुमाइंदगी करता है बल्कि ये मुल्क की इख्तरा, कारीगरी और आलमी सतह पर बढ़ते हुए असर और रसूख की अलामत भी समझा जा रहा है। तो हम सोच भी नहीं सकते मुख्तलिफ तरीके जो है ना वो आजमाए जाते हैं और उनको इख्तियार किया जाता है ये बताने के लिए कि आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको अपने कल्चर के ऊपर कितना ज़्यादा फ़ख्र है। और इसी तरह से ये कारीगरी हमें यहाँ पर नज़र भी आए। भारत सिल्वर जो है ना उसको कहा जाता है कि इट इज़ द गोल्ड ऑफ फ्यूचर। तो अगर आप लेकर रखना चाहते हैं तो रख लें, अभी फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा, ये सिल्वर आपको मैं यही कहने लगी थी कि लगता है शायद सिल्वर कर रही है तो सिल्वर ही पहन के खड़ी है। ये कोई और मेटल है, आई डोंट नो द नेम, इट्स अ डिफरेंट मेटल। अच्छा, क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है तो कहा जाता है कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर बहुत सारी मेटल्स होती है। लेकिन हम मेटल्स की बात नहीं करें, हम बात करेंगे एक एस्टेरॉइड की, एक शहाब साकिब की, जिसका चांद से टकराने का खदशा बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। और नासा ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया। नासा ये कह रहा है कि शहाब साकिब YR4 2024 के बारे में ताज़ा मालूमात अब सामने जो आई हैं उनके मुताबिक इस खलाई चट्टान के चांद से टकराने के इम्कानात जो है ना ऑलमोस्ट 4% हो चुके हैं। ओह गॉड। अच्छा, माहिरीन अब इस बारे में ये भी बता रहे हैं कि हतमी तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त जो है ये शहाब साकिब टकराएगा। ये सूरत हाल आइंदा फरवरी तक एक्सपेक्ट की जा रही है। उस वक्त ये वाज़े हो जाएगी कि ये कब टकराने जा रहा है खुदा न खासा, और इसकी दुरुस्त पोजीशन का अंदाजा भी तभी लगाया जा सकेगा। टकराने जाने का अभी प्रोबेबिलिटी है, वो अल्लाह ना करेंगे। मैं कह रही हूं बोले भी ना कि खुदा अल्लाह माफ करे। वैसे एग्जैक्टली बहुत ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि साइंसदान ज़ाहिर है आप
रिसर्च कर रहे होते हैं इस बारे में और पता लगा रहे होते हैं कि कायनात में बेसिकली चल क्या रहा है, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आती हैं। हॉलीवुड की मूवीज याद आ गई, मैंने ऐसी कई मूवीज देखी। आप क्यों देखती हैं ऐसी मूवीज? फिर अच्छा, मैं देख चुकी हूँ ना एक मरतबा, वो दिमाग से नहीं निकलती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए कि शहाब साफी में इस तरह के एस्टेरॉइड्स खुदा ना खास्ता अगर किसी प्लैनेट से टकरा जाए बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है। दुआ करते हैं कि सूरत हाल जल्द वाज़े भी हो जाए और ये जो परसेंटेज बढ़ रही है ना, ये बहुत हद तक कम भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटाइन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लायनल मेसी की बात करते हैं, जिन्होंने एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। उन्होंने करियर में 1300 गोल असिस्ट ने इस बहुत अहम गोल को हासिल नहीं किया है, लेकिन अर्जेंटाइन के जो खिलाड़ी हैं मेसी, उनकी तरफ से ये गोल अचीव किया गया है और वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 300 गोल असिस्ट जो हैं वो मुकम्मल भी उन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस मुकम्मल किए हैं। और इंटर मियामी की जानिब से खेलने वाले 38 साला स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में FC सिंसिनाटी के खिलाफ मैच में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, जिसमें मियामी ने 4-0 से शानदार कामयाबी हासिल की और लियोनेल मेसी ने एक शानदार हेडर के जरिए ये गोल किया और 3 असिस्ट देकर अपनी बेमिसाल क्लास को दोबारा से उन्होंने साबित कर दिया। हम कुछ दिन पहले रोनाल्डो की बात कर रहे थे, तो मेसी के भी फैंस दुनिया में कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेसी को बहुत ज़्यादा ये राइवलरी जो है ना रोनाल्डो की और मेसी की, इसके बारे में कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोनाल्डो बेहतर प्लेयर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेसी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मेसी के बारे में कहा जाता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को मार्केट नहीं करते हैं और असिस्ट ने मेरी टंग को ऐसा ट्विस्ट कर दिया ना कि आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस ईच वर्ड करेक्टली। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर अहम जो मामला है उसके बारे में कुछ करते हैं और हमने एक और खिलाड़ी की बात करनी और वो है बाबर आजम। आपको याद है हमने कुछ रोज़ पहले एक उनके रिकॉर्ड के बारे में, अब रिकॉर्ड है, अब अच्छा हो या बुरा ये बता भी देते हैं ना। स्टार बैटर उनको कहा जाता है, किंग बाबर कहा जाता है। उन्होंने एक और T20 इंटरनेशनल में नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड जो है वो कर दिया है बराबर। कुछ रोज पहले भी एक रिकॉर्ड उन्होंने शाहिद आफरीदी का बराबर किया था 0 पर आउट होने का। आज वाला भी 0 वाला है, आपको 0 पर ही। कल का जो मैच हुआ है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, ट्राई-नेशन सीरीज आपको पता चल रही है, श्रीलंका के खिलाफ कल पाकिस्तान का मैच था और एक मरतबा फिर बाबर आजम जो हैं वो 0 पर आउट हो गए हैं और ये 10वां मौका है बाबर आजम का जो कि वो T20 इंटरनेशनल में 0 पर आउट हो रहे हैं। और इससे कबल बाबर आजम से मुल्की सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 0 पर आउट हो गए थे। तो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद बाबर आजम। एंजॉय कर करके क्यों पढ़ रही हैं? अब मैं क्या करूं, हम एंजॉय कर सकते हैं, वो नहीं बाज आ रहे तो हम भी फिर हमने कहा देखिए रिकॉर्ड होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अच्छा, जैसे डिग्री होती है ना, वैसे रिकॉर्ड होता है, तो बाबर ने ये रिकॉर्ड जो है बराबर कर दिया। खैर, बाबर आजम, साइम अयूब और उमर अकमल के साथ मुश्तरका तौर पर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी बैटर बन चुके हैं हमारे बाबर। और पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बैटर्स की फहरिस्त पर नजर डालें तो उमर अकमल 84 मैचेस पर में 10, साइम अयूब 55 मैचेस में 10, जबकि बाबर आजम 135 मैचेस में 10 मरतबा 0 पर पवेलियन। कोई दुख ज्यादा ना होता अगर कल हमारी टीम जीत जाती। दुख ज्यादा इसलिए भी है कि टीम भी हार गई, बाबर भी 0 पर आउट हो गए, लेकिन खैर हम फाइनल खेल रहे हैं, उम्मीद अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद बाकी है। श्रीलंका सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान ने टॉस जीता था, पहले बॉल किया, श्रीलंका ने बैटिंग की और 184 रन उनकी जानिब से बनाए गए। 185 का ज़ाहिर हदफ दिया गया जो पाकिस्तान ताक़ुब उसका नहीं कर सका और पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में आमने सामने होंगे। ट्राई-नेशन सीरीज है, जिम्बाब्वे भी इसमें शामिल था, लेकिन ज़ाहिर जिम्बाब्वे पहले ही बाहर हो गया, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल कल होने जा रहा है। ये जो मैच था ना, इसमें कमल मिशारा का जो बल्ला था वो खूब चला है और लाठी चार्ज ऑलमोस्ट उन्होंने किया। 48 बॉल्स के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट 75-76 रन कंफर्म कर लीजिएगा, रन उन्होंने बनाए हैं। तो डेफिनेटली लेट्स सी, आपको क्या लगता है श्रीलंका या पाकिस्तान कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, मतलब ठीक है, इस मैच का तो कोई इंपैक्ट नहीं था जो हम हार गए। मैं बताती हूँ, ये जो मैच था कल वाला, इसका कोई इंपैक्ट नहीं था। फाइनल में तो हम वैसे भी जा ही रहे थे, 2 ही टीमें फाइनल में जानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल में हम बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी प्रेडिक्शन भी है, मेरे दिल की ख्वाहिश भी है। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। बहरहाल हम इंकशाफ इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब मुज़ाकरात का इख्तियार जो है वो बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर को दे दिया है और अगर उन्होंने मुझसे मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई मशवरा मांगा
तो मैं ज़रूर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा जनाब कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ हमारा अलायंस है, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ज़रिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और चेयरमैन PTI का ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उनको शामिल करने के लिए हमने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मौलाना जो हैं वो हमारे पास नहीं आए। और उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे पास आएंगे भी, ताहम हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिशें काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन मौलाना जो है वो इस वक्त अपनी ही सियासत को प्ले कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। हुमायूं मेहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बैरिस्टर गौहर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये कह रहे हैं कि बहुत कोशिश की हमने मुज़ाकरात करने की, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़े। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी रुकावट थी वो नॉन विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट। वो बेसिकली चीजों को डिले करना चाह रहे थे। दिस गवर्नमेंट हैज नेवर बीन सिंसियर। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पिछले 45 सालों में इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। फेक अकाउंट्स हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर हैं, किसी और के ऊपर नहीं है। तो इसी बेसिस पे इनका असल काम ही यहाँ से कमाना है और मुल्क से बाहर रहना है। मुल्क से बाहर इनकी सब जायदादें मुल्क से बाहर है। मुझे बात बताएं, इमरान खान की कौन सी जायदाद मुल्क से बाहर है? इन लोगों की सबकी जो ये हुआ था, ये सारे बाहर भाग जाते हैं। तो इस बेसिस की वजह से वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अच्छा, नाकिदीन ये सवाल भी अक्सर उठा रहे होते हैं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर से क्यों कोई मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ता या किसी को ये मैंडेट नहीं दिया जाता। अब बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को ही क्यों दिया? देखिए, इस तरह है कि बाज़ जगहों पे जो हमारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनको हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ कारकुनान के ऊपर या उनके अंदाज़ गुफ्तगू या उनके उसके ऊपर एतराज़ात हो। तो उस चीज को जायल करने के लिए या उस चीज को सॉफ्ट करने के लिए अचकज़ई साहब और अलामा साहब का नाम आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, अगर आप अभी मौलाना साहब से पूछे तो मौलाना साहब इज मच हैप्पियर विद अचकज़ई साहब। इट्स डजंट मीन कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके जो पुराने इख्तिलाफात होते हैं, जो पुराने मसले होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बाज़ दफ़ा आपको नए ऐसे लोग जिनके ऊपर बाकियों को एतबार हो। अब अचकज़ई साहब और मौलाना साहब की बहुत पुरानी बातचीत है। ये लोग काफ़ी दफ़ा अपोजिशन में या एक साथ किसी एक हुकूमत में रह चुके हैं, उनका हिस्सा रह चुके हैं। सो अब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। सो दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है। एंड प्लस अचकज़ई साहब इस वक्त जो कह रहे हैं वो वही मौक़िफ़ है जो हम लोगों का मौक़िफ़ है। तो फिर हम उनको क्यों ना वो करें कि वो काफ़ी सीनियर सियासतदान है, वो बलूचिस्तान से हैं, तो हम एक किस्म के बलूचिस्तान को भी हम वो कर रहे हैं। हमारा कोई बलूचिस्तान से है नहीं, हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो KP से और पंजाब से हैं। सो व्हाई नॉट टू गिव सम। सेनेटर साहब, आपने कहा कि पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि PTI की तरफ से बहुत कोशिशें हुई, लेकिन नॉन सीरियसनेस ऑफ द अदर पार्टीज जो गवर्नमेंट में है उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई, इस वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। हालांकि वो भी यही क्लेम करते हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी के, PTI से बहुत मरतबा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन PTI नहीं मानती है। अब ये मुज़ाकराती टीम को तब्दील करना, आपको लगता है कि इससे कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन हो सकेगा या PTI इससे पुरुम्मीद है कि इससे कोई राह निकलेगी दरमियानी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इस मुल्क ने आगे निकलना है ना, तो उसके लिए इमरान खान को इक्वेशन में डाले बगैर आप नहीं जा सकते हो आगे। एज सिंपल एज दैट। इमरान खान कमांड्स द रिस्पेक्ट ऑफ 87% ऑफ पाकिस्तानीज। वो 87% जो पाकिस्तानी रहने वाले हैं उनको इमरान खान के ऊपर एतमाद है। जो समझते हैं कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है, उनको उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कैसे बातचीत करनी पड़ेगी? उसमें अगर आप कहते हैं कि यार मुझे असद कैसर पसंद नहीं है, चलो आप आतिफ खान से बात कर लो। आतिफ खान पसंद नहीं है, हुमायूं से बात कर लो। लेकिन किसी न किसी जगह पे आपको आके उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर ये मुल्क
पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होगा। जब पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होगा, 4 सालों में $1 बिलियन भी नहीं आया। $100 बिलियन के वादे हम सही है, मुल्क स्टेबल नहीं होगा। बातचीत का रास्ता हमेशा से होना चाहिए। ये कहिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपकी पार्टी की कुर्बतें कुछ अर्सा पहले तक अच्छी रही हैं और मिलना जुलना और मुज़ाकरात का मामला भी चलता रहा है, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान को शामिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती रही हैं मगर कामयाबी नहीं मिली है। आपके ख्याल में मौलाना की ये जो दूरी है, इसकी वजह क्या है? देखिए, वो उसमें ज्यादा पॉलिटिकल एक चीज थी। एक अली अमीन गंडापुर का वो था। मेरे ख्याल में अभी मौलाना साहब भी सोच रहे हैं, उनको सोचना चाहिए और मैं समझता हूं कि दिस इज द टाइम। बात दफा देखिए, अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर लीडर के हाथ में, वो उसने उस अपॉर्चुनिटी को उसने एड्रेस करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। आज मेरे लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी आई है एज अ बड़े लीडर जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि यार अगर एक चाहे वो उनके हरीफ ही क्यों नहीं थे, लेकिन आज अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड डू दैट थिंग। इससे इन चीजों से करने से, और जो हक के लिए अगर वो खड़े होंगे, उनको पता है कि इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस हैं, अगर वो यहाँ पे हक पे खड़े होंगे, उनका कद बड़ा होगा। इमरान खान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका कद और बड़ा होगा। वो काफी बड़े सियासतदान है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा और ये करना चाहिए एंड आई एम श्योर कि ये चीजें आ सकती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग फ्रॉम यू। खैर, 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ अपोजिशन की तरफ से ऐलान किया गया था कि एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस सिलसिले में अभी तक कुछ हुआ है, कोई पेशरफ्त हुई है, कोई प्लान बना है किस तरह से एहतजाज किया जाएगा? देखिए, अभी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे ये शुरू हो गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए। लाहौर में भी हो गया था, कराची में बहुत बड़ा लॉयर्स का हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जब सामने आएंगी, इसकी जब रिपरकशन होगी, तो प्रॉब्ली आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान भी इनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट विल स्टार्ट। इट मे टेक अ लिटिल, कुछ टाइम ले लेगा, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। बट अच्छा होता अगर आप थोड़ा सा प्लान बता देते कि इस सिलसिले में क्या किया गया। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक, और बता रहे थे कि अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि मुज़ाकराती टीम को तब्दील करने के बाद हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू जो है ना मुज़ाकरात में मुमकिन हो जाए। अच्छा जी, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम इशू की, वो है MD कैट के इम्तहान में। इस साल मुल्क भर से 1,40,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की, जबकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और सरकारी और निजी कॉलेजेस में नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ 22,000 के करीब हैं। तो ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अपने बचपन में ज़रा जाइए और सोचिए, जब आपसे कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो सबके ज़बान पर एक ही बात होती थी, मुझ समेत, बड़े होके डॉक्टर बनना है। जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बन जाएं, और उसके लिए कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत सीरियस भी हो जाते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, और मेहनत करने के बाद जब उनका मेरिट नहीं बनता था तो बहुत ही अफसरदा भी हो जाते थे, दिल बर्दाश्ता हो जाते थे। और ये सिचुएशन अभी भी हमें नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर MD कैट के इम्तहान जो है वो इस साल जितने बच्चे जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई या इम्तहान दिया, उनकी तादाद तकरीबन बनती है 1,40,000 से भी ज़्यादा। जबकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए, सरकारी और निजी कॉलेजेस की बात की जाए, वहाँ पर नशिस्तें कितनी हैं ना? सिर्फ 22,000 है। आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा गैप है और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं मेडिकल में आ जाएं, लेकिन इसी वजह से हज़ारों जो होनहार तलबा हैं वो सीट से महरूम हो जाते हैं। उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में दाखिला वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर वो जो हम बात शुरू में कर रहे थे, वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके आगे और भी फील्ड्स हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं, मजीद अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस भी। अच्छा, 1,40,000 रजिस्ट्रेशन थी, उसके अंदर सिर्फ 22,000 अब सीट्स मौजूद हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर से जितने बच्चे जो थे या जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल के लिए ये इम्तहान दिया MD कैट का, उनकी तादाद है 50,443 उम्मीदवार। उसके बाद सिंध की अगर हम बात करें, वहाँ से तादाद बनती है 33,160। KP की बात करें 39,964। और उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ से उम्मीदवार जो रजिस्टर हुए उनकी तादाद है 10,278। और इन द एंड इस्लामाबाद से अनम कितनी है, जरा वो भी बता दें। इस्लामाबाद से 1,146 तलबा ने MD कैट का इम्तिहान दिया। अब लेट्स सी कि कौन पास करता है और कौन नहीं करता। लेकिन असल हमारा
जो मुद्दा है वो ये है कि जो पास नहीं कर पाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ज़रा बताएं। जिनको एडमिशन नहीं मिलता है मुख्तलिफ, अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उनके लिए और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं या डिसिप्लिन्स मौजूद हैं, उनका आज हमने जिक्र करना है, क्योंकि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका नाम नहीं आता है किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर। एलाइड हेल्थ साइंसेस के तहत 30,000 से ज़ायद हम कह सकते हैं जदीद, हाई डिमांड और आलमी मयार के डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी भी मौजूद है, जो ना सिर्फ सेहत के शोबे का अहम हिस्सा है बल्कि एक बावकार और तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर भी फराहम करते हैं। और इनकी हम ये कह सकते हैं कि डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर से चंद मैं आपको बता देती, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPTG से कहा जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है, BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी कहा जाता है, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा कई हैं। अभी मैंने एक वेबसाइट खोल के देखी है इनकी एलाइड हेल्थ साइंसेज की, 30 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स मौजूद हैं। अच्छा। अगर आपका किसी अहम बड़े कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं होता तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और इसी के लिए हमने सोचा कि हम बुला लेते हैं एक ऐसी शख्सियत को जो इसके बारे में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के नायब सदर जनाब मोहम्मद इस्माइल जस्कानी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में जान लेते हैं। इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि बता दीजिए कि जो इतना बड़ा गैप है, इससे फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ता है, स्पेशली उन तलबा की ज़िंदगियों के अंदर या उनके करियर्स के अंदर जो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, बट अगेन क्योंकि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होती तो वो इन फील्ड्स का इंतखाब नहीं कर पाते हैं। इस गैप के बारे में थोड़ा सा ओपन करते हैं आपकी गुफ्तगू से। उसके बाद डिसिप्लिन्स के बारे में बताइएगा, कौन कौन से डिसिप्लिन्स मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हम न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, और सुबह से आगे प्रोग्राम में आयशा और अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। जैसा कि आपने इंट्रो में जो है इंट्रोडक्शन कराया कि MBBS या मेडिकल का जो दीगर शोबाज हैं उनसे हट के अलाइड हेल्थ डिसिप्लिन जो है वो भी आ चुका है। दरअसल तारीफ कराया जाए तो 2022 में हमारा एक्ट पास हुआ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का, और 2023 में हमारी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो फाल हुई, रेगुलेट हुई, और उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया चारों सूबों में। जो है पूरे पाकिस्तान में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेगुलेशन शुरू कर दी। 30 से ज़ायद जो है वो हमारे डिसिप्लिन है, जिसमें एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, और दीगर इस तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी है, पोडियाट्रिक मेडिसिन है, बहुत सारे दीगर शोबात हैं जिसको जैसे कार्डियक परफ्यूशंस है। तो उन 30 शोबों में अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil और PhD प्रोग्राम्स जो है ऑफर हो रहे हैं मुख्तलिफ जामियात में। देखा जाए तो मेडिकल के शोबाजात में MBBS नहीं होता। MBBS के साथ साथ जो नर्सिंग है, फार्मेसी है, और उसके साथ साथ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। चाहे वो आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आप जाएं तो उसमें देखें लेबॉर्ट्री का अपना रोल है, इमेजिंग का अपना रोल है, ऑप्टोमेट्री का अपना रोल है। हर डिसिप्लिन के जो है वो प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे इस पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी इतनी डिमांड है कि पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ ने हमें एक फिगर दी कि हमें 10 लाख से ज़ायद जो है वो डिमांड आई हुई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, जापान में और पूरी दुनिया में, ताकि हमारे अलाइड प्रोफेशनल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जाएं और वहाँ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। डिमांड आई हुई है दुनिया भर से कि मेडिकल के शोबे के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दरकार हैं। क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है पूरी करने की, या हमारे पास मैन पावर है? इतने बच्चे इन डिसिप्लिन्स में जाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी डिमांड है। जी बिल्कुल, हमारे पास इसकी बड़ी वसी फील्ड है। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि MD गेट पास होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो रह जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं ये कहूँगा कि वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में आएँ और अपना BS प्रोग्राम करें और उसके अलावा MPhil करें, PhD करें, ताकि पाकिस्तान में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है, हमारा मकसद जो है ना, ये
सेगमेंट करने का वो है भी ये कि हम बच्चों को बता सकें कि आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको डिसअपॉइंट मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी जो ये डिसिप्लिन हैं इनके अंदर क्या बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनकी तादाद आपको कितनी नज़र आती है, या इसके अंदर फिर स्कोप की अगर हम बात करें वो आपको कितना नज़र आता है? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास सबसे नंबर 1 जो टॉप पे है वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह पंजाब में जो है हेल्थ जो यूनिवर्सिटी है उसमें, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे और भी। इसी तरह कराची में जो है वो यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी है, सोहेल यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में अब ये प्रोग्राम जो है ऑफर हो रहे हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को चाहिए कि वो इन प्रोग्राम्स में, ये टेक्निकल जो है वो कोर्सेज डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इसमें लोग बच्चे आएँ और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर यकीन करें कि इतनी डिमांड है और इतनी इनके लिए तकरीबन 4-5 लाख से ज़्यादा तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओवरसीज में डिमांड है। इस्माइल साहब थोड़ा सा बता दें कि ओवरसीज में डिमांड किस डिग्री प्रोग्राम में ज़्यादा है, जो लोग सुन रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए बता दें। हाँ, इसमें मैं चाहूँगा कि जैसे हमने डिमांड देखी है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है पहले नंबर पे जो है वो डीपीटी की है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की, उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की है, ऑप्टोमेट्री की है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी की है, कार्डियक परफ्यूशनिस्ट की है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की है। तो ये तमाम डिमांड्स वहाँ से हमारे पास भी आती रहती हैं। और उसके अलावा हम पाकिस्तान में पहले इसका नाम पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी था, जो कि 1 ईयर का या 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर हो रहा था, लेकिन हमने उसको अपग्रेड कराया है। अपग्रेड कराने से ये हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान भर में जो क्वालिफाइड और मशीनरियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन उनके बाद हायर क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो वो प्रोफेशनल्स कहाँ जाते। तो इसलिए यूनिवर्सिटियों, हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ ने मिल के, और रेगुलेटरी बॉडी जब से बनी है 2022 से, तब से हमने काम शुरू कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोग अभी हमने पोर्टल बना के रजिस्टर भी कर दिए हैं और उनके इदारों को रेगुलेट भी करें, इंस्टीट्यूशंस को। मोर देन 800 जो है इंस्टीट्यूशंस इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें, जब भी कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर बनने की बात करता है या वो ख्वाहिश अपने अंदर रखता है कि उसको डॉक्टर बनना है आगे जाके अपने करियर के अंदर, तो उसके साथ एक वक़ार भी जुड़ा हुआ होता है कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा कहलाया जाऊँगा। ये जो बाकी डिसिप्लिन्स आप बता रहे हैं या बाकी कोर्सेज जो आप बता रहे हैं, इसके लिए क्या आपको लगता है कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट का जुड़ना, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि ये इस शोबे के अंदर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस तरफ आ सकें? देखिए, डॉक्टर सिर्फ MBBS कहने से वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बल्कि इसी अपने शोबे में अलाइड हेल्थ साइंसेज में अगर आप PhD कर लेते हैं तो असल तो डॉक्टर वो है। तो जो PhD कर ले, अपनी महारत, अपनी टेक्निक्स के साथ, अपने स्किल के साथ, अपने डिसिप्लिन में, अपनी फील्ड में, जो कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम कह सकते हैं, दावा से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे PhDs हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और उसके साथ साथ मेडिकल डॉक्टर के साथ मिल के ये काम कर रहे हैं। उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के भी। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये उन तमाम बच्चों के लिए था जिन्होंने MD कैट के इम्तहान दिए हैं, और MD कैट के इम्तहान देने के बाद वो इंतज़ार करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम ये कह रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि आना शुरू हो चुके हैं। 22,000 नशिस्तें हैं, लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं इसी फील्ड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा आपने घबराना नहीं है। तो ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारे डिसिप्लिन्स मौजूद भी हैं। डेफिनेटली आपकी जेब पर या आपके पेरेंट्स की जेब पर भी भारी नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इदारा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अपने प्रोग्राम में अक्सर हम मौसमियाती तब्दीली का जिक्र कर रहे होते हैं और इसकी संगीनी के बारे में आपको अवेयर भी कर रहे होते हैं, खुद को भी बता रहे होते हैं, खुद को भी अवेयर कर रहे होते हैं। आज भी हमने इस मसले पे बात करनी है। ये मत कहना कि खुद को भी डरा रहे होते हैं और खुद को भी डरा रहे होते हैं, ये भी बात ठीक है। डरने वाली ही बात है, जो हालात है ना, डर जाना चाहिए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 13,032 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनके बर्फानी ज़खायर दरिया सिंध, जो मुल्क का सबसे बड़ा और बुनियादी आबी ज़रिया भी है, उसको मुसलसल पानी फराम करते हैं। लेकिन फिर आलमी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। जिस तेज़ी से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो पहले कभी इस रफ्तार से हमने कभी नहीं देखा, जो टेम्परेचर ख़ास तौर पर गर्मियों में जो बढ़ रहा है। पहले सिर्फ बातें की जाती थी या प्रिडिक्ट किया जाता था और ये कहा जाता था कि ऐसा हो सकता है, अब हम होता हुआ देख रहे हैं। 2 रोज़ पहले आपको याद होगा हमने उल्तर ग्लेशियर के बारे में आपको बताया था कि वो अचानक से जो है ना टूट गया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही भी हुई है। तो हमने सोचा कि इस इशू को ज़रा अच्छी तरह डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा रीइटरेट करते हैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जिन्होंने इस सिलसिले में काम करना है, सो दैट इन तबाहियों से हम आने वाले वक्त के अंदर बच सके और मजीद तबाही ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन निहाल साहब, जो कि माहौलियात हैं और इस सिलसिले में GB की हम कह सकते हैं एक क्लाइमेट की पॉलिसी जो है ना वो भी तरतीब दे चुके हैं, उसकी डिटेल भी इनसे जानेंगे। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त की जो सिचुएशन है हुंजा एंड ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैसे तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा है लेकिन ग्लेशियर टूटने की खबरें आ रही होती हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं, उसका बताइए वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हालात काफ़ी, पिछले समर में आपने देखा होगा कि बहुत गंभीर हो चुके हैं। तकरीबन 3,200 ग्लेशियर लेक बने हुए हैं। वो जो लेक हो वो जब टूट जाते हैं तो उससे तबाहकारियाँ होती हैं। पिछले साल आपने देखा हसनाबाद शिशपर ग्लेशियर का आउटबर्स्ट हुआ, उल्तर ग्लेशियर का भी आउटबर्स्ट हुआ, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गज़र में 2-3 ग्लेशियर्स का हुआ। तो मतलब ये एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ग्लेशियर्स का जो आउटबर्स्ट है या उसका टूटना है वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है ग्लोबल टेम्परेचर का जो एक स्टैंडर्ड है, तो उससे जो लोकल इन्वायरमेंट है उस पर बहुत गहरे असरात होते हैं। और टेम्परेचर के बढ़ने से न सिर्फ ग्लेशियर टूट रहे हैं और जो फ्लड्स आ रहे हैं, तबाहकारियाँ हो रही हैं, बल्कि जो माहौल का सदियों का पैटर्न था वो भी तब्दील हो रहा है। यानी जो काश्तकारी का मौसम होता था, अर्चर्स लोग फ्रूट्स वगैरह लगाते थे, गर्मी आगे पीछे होना शुरू हो गया। वो जो मौसम का पैटर्न चेंज होने की वजह से लोगों का लाइवलीहुड भी तबाह हो रहा है। तो उसके जो मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं ना वो आज हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि वहाँ के लोकल्स पे ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी, क्या इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है वहाँ के लोगों को, वो क्या है? देखिए लोकल पे 3 बड़े इम्पैक्ट है। एक तो ये कि उनके जो ज़मीनें हैं, जो इमीडिएट ज़ाहिर बात है वो छोटे छोटे लैंड पार्सल होते हैं, बड़ी ज़मीनें नहीं होती हैं, और वो सारे डिपेंड करते हैं ग्लेशियर के पानी पे, स्ट्रीम वाटर्स पे। जब ग्लेशियर में फ्लडिंग होती है तो ज़मीनें तबाह हो जाती हैं, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो तबाह हो जाता है। दूसरा ये कि उनके अमलाक हैं, उनके घर हैं, मवेशी खाने हैं और चीज़ें, वो भी तबाही के जद में आ गई। जानो माल दोनों महफूज नहीं। और लाइवलीहुड क्योंकि डिपेंड करते हैं, पास्टोरल एग्रो पास्टोरल लाइफ है, तो जब वो मुतासिर होना शुरू होता है तो फिर जाहिर बात है लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब हो रही है। पिछले साल जो तबाहकारियों का तखमीना है वो तकरीबन अरबों में चला जाता है, जहाँ लोगों के अपने जो माल और मवेशी, उनके घर, उनके खेत खलियान तबाह हो गए। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी रिसेंटली कवर भी करते रहे। अच्छा, जब ग्लेशियर के पिघलने की फिनोमेना की बात करते हैं तो वो मोस्टली हमें गर्मियों में, समर्स में नजर आता है। अभी ये जो ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, मौसम तो बहुत ठंडा है और आप बताए थे माइनस में भी चल रहा है, तो इस टूटने की वजह आपको क्या है? थोड़ा सा इस प्रोसेस, ये फिनोमेना को भी देखिए। जैसे आपने कहा कि पैटर्न चेंज हो रहा है। सर्दियों में ये होता था कि नवंबर के बाद स्नोफॉल का सिलसिला होता था। दिसंबर जनवरी में जब स्नोफॉल होता है तो स्नो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मजबूत कर लेता है। उसका जो स्नो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सॉलिड हो जाता है, उससे थिक होना शुरू होता है। लेकिन सपोर्ट फराहम कर दिया। अब स्नोफॉल नहीं हो रहा है। अब होता यह कि जो सर्दियों में जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ काफ़ी वल्नरेबल होती है, वो टूटना शुरू हो जाती है और टूटने से जो मसले पैदा होते हैं वो आपको पता है कि वो उसका इम्पैक्ट भी होता है। स्नो का जो पैटर्न है स्नोफॉल का,
उसमें तब्दीली आने की वजह से भी अब आपको सर्दियों में भी नज़र आएगा और गर्मियों में भी आपको इस सीज़न की अभी स्नोफॉल वहाँ पे शुरू नहीं हुई, अभी नॉर्मली हो जाती है। नॉर्मली देखिए जो अब बालाई इलाके हैं वहाँ पर स्नोफॉल हो जाती है नवंबर के मिड के बाद। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली होकर आया हूँ तो गिलगित में और बालाई इलाकों में बिल्कुल स्नोफॉल अभी नहीं हुई। टेम्परेचर का पिछले कुछ अरसे से हम कंपैरिजन करें तो कितना शिफ्ट आया है, कितना तेजी से तब्दील हुआ है? अगर एवरेज आप टेम्परेचर बता सकते। अगर एवरेज टेम्परेचर आप देखें तो सर्दियों में, गर्मियों में तो इस दफ़ा जो दियामर डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस था जो कि एक रिकॉर्ड हाई है, या 42 मैक्सिमम होता था 48 तक। गिलगित में हुंजा में जहाँ पर टेम्परेचर मीन टेम्परेचर जो 30 से 35 मैक्सिमम गर्मियों में जाता है, इस दफ़ा हुंजा में 44 रिकॉर्ड किया गया। अब अंदाजा यहाँ का मौसम और वहाँ का एक जैसा ही होता है गर्मी। जो लोग टूरिस्ट सयाह जो यहाँ से गर्मियों में गए थे गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने कहा यार हमें यहाँ आने का तो फ़ायदा नहीं हुआ, जो टेम्परेचर इस्लामाबाद में है, लाहौर में है या मुल्तान में है वो यहाँ भी है। तो मतलब ये एक एब्रप्ट जो तब्दीली है ना, ये काफ़ी अलार्मिंग है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है क्लाइमेट चेंज से, हम थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन दुनिया के अंदर इकदामात होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वही जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इकदामात किए जा रहे हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इस फिनोमेना को कुछ हद तक मेनटेन करने के लिए कि मज़ीद तबाही ना हो, क्या वो काफ़ी हैं या क्या किए जाने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखें, कुछ तो होता ग्लोबल असर, जिसको हम क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे कैंपेन भी चलाते हैं कि दुनिया के बड़े पॉल्यूटेंट जो हैं वो माहौल को आलूदा कर रहे हैं और उसके हम रेसिपिएंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक लोकल एक्शन का तस्वर भी है, जहाँ पर अब गिलगित शहर में देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा कि जब आप गिलगित को दूर से देखते हैं तो एक आलूदगी का एक गलाफ आपको नज़र आता है, एक लेयर ऑफ पॉल्यूशन। वो तो इंटरनेशनल नहीं है, वो तो लोकल एक्शन है। बिजली नहीं है तो लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल वुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डीजल जनरेटर्स यूज़ होते हैं, ट्रैफिक बेहंगम है, उससे ये होता है कि आपका जितना पॉल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है। जैसे लाहौर में आपको फोक नज़र आ गया, वही फोक आपको गिलगित में भी नज़र आ रहा है। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक एनर्जी के इशू को हल नहीं करेंगे, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, लोग फॉरेस्ट को ना काटें, लोग जो है वो फ्यूल वुड इस्तेमाल न करें, बल्कि हीटिंग का निज़ाम, क्योंकि सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी होती है, वहाँ पर तो हीटिंग चाहिए होता है। एनर्जी क्राइसिस पे काबू पाना है। दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटल एक्शन की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनी है, मैंने ख़ुद उसको ड्राफ्ट किया है, लेकिन वो कैबिनेट में पड़ी हुई है, उस पर अप्रूवल करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा अगर आप देखिए, इन्वायरमेंट पॉलिसी में 4 बड़ी चीज़ें। एक तो आपने टूरिज़्म को कैसे रेगुलेट करना है, उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इको टूरिज़्म का तस्वर उसमें है कि इको टूरिज़्म आपने प्रमोट करना है, ऑर्गेनिक टूरिज़्म को प्रमोट करना है, लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करना है, बिल्डिंग कोड्स बनाने, कंस्ट्रक्शन कोड्स बनाने, और ये भी आपने इंश्योर करना है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी इन्वायरमेंटल उसूलों के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले उसकी हो, उसके माहौल के असरात को जांचने के बाद फिर आप एक कमर्शियल एक्टिविटी। स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम करते हैं, जो पॉलिसी का आप बता ही रहे हैं, वैसे तो तरजीहात का पता चल रहा है, लेकिन आपने ट्रेंड्स क्या देखे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में कि क्या उनकी प्रायोरिटी पर या तरजीह में ये मसला है, ये क्लाइमेट चेंज का या इन तब्दीलियों का? देखिए, प्रॉब्लम यही है, उनको ये हसासियत है ही नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं, क्योंकि जो लोग ऊपर पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उनको जानना चाहिए कि अगर वो पॉलिसी मेकिंग में इस चीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। एक कानून हो, एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद हो, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बताए कि आपने इस तरह के इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन के अंदर किस तरह की इन्वायरमेंटल इक़दाम करने हैं। अगर आप जल्दी से बता सकें, हमारे पास टाइम कम है, कि पहला स्टेप फ़ौरन जो लेने की ज़रूरत है इमीडिएटली, वो क्या है? पहला स्टेप है कि इन्वायरमेंट पॉलिसी को अप्रूव किया जाए, जो अभी पेंडिंग में है, ताकि इस पे अमल दरामद हो। दूसरा स्टेप, जब जो निगरान सेटअप आ रहा है उसमें ऐसे माहिरीन को शामिल करें जो इन मामलात को समझते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए बेहतर डेवलपमेंट का, पायदार डेवलपमेंट का तरीका निकालें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जनाब, इसके एक्स्ट्रा में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम सब का नुकसान हो रहा है। और देखें, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये नहीं होगा कि सिर्फ गरीब जाएँ, अमीर जो है ना वो भी क्लाइमेट एक्शन उनको नहीं छोड़ेगा, क्लाइमेट चेंज उनको नहीं छोड़ेगा। खैर, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें नजर आता है कि सब कुछ तेजी से बदलता जा रहा है और सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या आईटी इंडस्ट्री की बात करें, उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि हर तरफ रोबोट्स भी हैं और उनका हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमल दखल जो है ना वो इतना बढ़ चुका है कि समटाइम्स अगर हम उनके बगैर अपनी ज़िंदगियों को मोबाइल फ़ोन्स के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर, एआई के बगैर सोचें तो हम थोड़ा सा ज़रा घबरा भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी ज़िंदगी किस तरह से थी। इसी तनाजुर में दुनिया के मारूफ तरीन टेक्नोलॉजी लीडर हैं इलॉन मस्क, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, वो ये कहते हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने ये बात किया कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये ऑप्शनल हो जाएगा कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी। इररेलेवेंट हो जाएगा जॉब करना, इररेलेवेंट। उन्होंने मनी को भी कहा कि ये भी हो सकता है कि पैसा जो है ना वो भी इररेलेवेंट। अच्छा, उन्होंने साथ में मिसाल भी दी है कि इसी तरह ही हो जाएगा जिस तरह घर के बाग में सब्जियां उगाना चाहें या फिर आप बाजार से खरीद लें। उन्होंने ये मिसाल दी है, यानी आपके लिए ये ऑप्शनल हो जाएगा काम करना या नहीं करना। मस्क ने साथ साथ ये भी कहा है कि रोबोट्स और एआई की तरक्की इंसानों को मेहनत से आज़ाद कर देगी और मुस्तकबिल में ऐसे लाखों रोबोट्स मौजूद होंगे जो हमारी तमाम ज़रूरतों और हमारे सारे जो ज़रूरी काम है उनको सर अंजाम देते फिर रहे होंगे। आप इमेजिन करें, आपके इर्द गिर्द घर पे रोबोट फिर रहे हैं, काम वाली जगह पे रोबोट फिर रहे हैं कि भाई आयशा आप टेक के बैठ जाएं, आपने बस इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने बताना है, हम हाजिर। मैंने आइज़ैक आसिमोव को पढ़ लिया मसला ये, और उसके अंदर जो उन्होंने सारा पूरा एक मंजर तख्लीक किया है ना कि किस तरह से एक रोबोट पूरी दुनिया को चला रहा होता है और दुनिया ये समझती है कि वो रोबोट जो है ना वो इंसान ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल होगा? और ये जो एक थ्योरी इलॉन मस्क की जानिब से पेश की गई है, पोस्ट स्कार्सिटी की थ्योरी, क्या ये सिस्टम हमारे दुनिया के अंदर चल सकता है या नहीं चल सकता है? डेफिनेटली अब इलॉन मस्क की तरफ से आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। बट अगेन इसको मजीद समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जॉब के बगैर, पैसे के बगैर या सर्टन सिस्टम के बगैर दुनिया किस तरह से चलेगी और हमें किस तरह तैयार होना चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ डिजिटल एक्सपर्ट हैं कंवल चीमा साहिबा। आप सब इनको आज इन्होंने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है। कंवल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इलॉन मस्क की तरफ से ये जो अब एक प्रेडिक्शन एक तरह से की गई है या थ्योरी सामने रखी गई है कि जॉब्स इररेलेवेंट हो जाएंगी, मनी इररेलेवेंट हो जाएगी, आप इसको कैसे देख रही हैं? ये बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है और अभी उन्होंने ये थ्योरी एक बड़े फोरम पे सामने लेकर आए हैं कि एआई जो है इवेंचुअली एक कैज़म क्रॉस करेगा और वो कैज़म जो है वो एक, उसे द ग्रेट फिल्टर भी कह सकते हैं, विच इज़ के जब वो व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि अब चाइना में एक कंपनी है मानूस के नाम से जो कि कह रही है कि दे ऑलरेडी हैव एन एजीआई, व्हिच मींस कि जब जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि एआई को कुछ हद तक सेंटियंस मतलब सेल्फ अवेयरनेस के मैं खुद कौन हूँ, वो कुछ हद तक एआई को आ भी चुकी है, क्योंकि क्लॉड में अभी उन्होंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसपे उन्होंने उसको थ्रेटन किया कि we're shutting you down। तो क्लॉड एक्चुअली उसने एक फियर रिस्पॉन्स दिया। फियर रिस्पॉन्स क्या था कि उसने झूठ बोला और उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया इन अदर सर्वर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग शट डाउन, व्हिच मींस कि उसको सेल्फ अवेयरनेस है और उसे ये पता है कि मैं एक एग्जिस्टेंस से मेरी खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इस लेवल पे जाएंगे एआई के, तो इवेंचुअली ये होगा कि जो इंटेलिजेंस है, देखिए आपने क्या किया, आपने ह्यूमन बीइंग्स जो हम कहते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें इंसान क्या चीज बनाती है, वो है हमारी इंटेलिजेंस। हम आज तक कोई भी इंसान ने ऐसी इजाद नहीं की जिसमें जो इंसान के पास एक मुनफरिद ताकत है, जो कि उसकी सलाहियत है सोचने और समझने की, उसकी इंटेलिजेंस है, उसको कमोडिटाइज कर दे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एआई मसनूई जहानत ने जो इंसान की एक मुनफरिद सलाहियत है उसी को कमोडिटाइज कर दिया। व्हिच मींस कि अगर मैं हार्वर्ड जाती हूँ या मैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, अपनी इस जहानत को नशोनुमा करने के लिए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मुझे किसी दूसरे से एडवांटेज मिले, ताकि मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी कहीं पे मिल जाए। तो अगर वही चीज कमोडिटाइज हो जाती है तो वो एडवांटेज खत्म हो गया। मेरे हार्वर्ड जाने का एडवांटेज खत्म हो गया क्योंकि वो जहानत कमोडिटाइज होगी। अब वो हर एक के हाथ में आ गई है। अब वो जिसके पास एआई का एक्सेस होगा, हर शख्स आलिम बन चुका है। केवल हम हर शख्स आलिम बन चुका है। फिलोसोफर्स जो है ना वो अभी कहना शुरू हो चुके हैं कि अब
आलिम उसको समझा जाएगा जो गलती कर ले, जिसके पास थोड़ा सा इल्म कम हो। और आपने बहुत अच्छी बात की, हमें अशरफुल मखलूक़ात हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी जहानत ने, हमारे माइंड ने बनाया था कि क्योंकि बाकी दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं जो इस वक्त इस ज़मीन पर मौजूद हैं, उनके पास अक्ल मौजूद नहीं है, जहन मौजूद नहीं है, हमारे पास मौजूद है, तो हम अशरफुल मखलूक़ात है। हमसे भी स्मार्ट एक बीइंग आ जाएगी तो डेफिनेटली एक तो कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा जन्म ले लेते हैं और आपको एक नया सिस्टम जो है ना, फिर नई वैल्यूज़ को सोचना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, इलॉन मस्क की बात के ऊपर एक मरतबा फिर से आ जाते हैं कंवल। वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर 1 से 2 साल, 1 से 2 डेकेड्स के अंदर जॉब या मनी इररेलेवेंट हो जाएंगी। अब अगर हम मान भी लें कि ये इररेलेवेंट हो जाएंगी तो फिर इंसानियत का मकसद या इंसान के रहने का मकसद जो है, जॉब्स हमें मोटिवेशन देती हैं, पैसा हमें मोटिवेशन देता है कि हम घर से बाहर निकले, एक मकसद देता है ज़िंदगी के अंदर। वैसे ही हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर बहुत अरसे से चल रहे हैं और इसके ऊपर बात की जा रही है। उसके बाद फिर आपको क्या लगता है, इंसानियत के लिए बचेगा क्या करने के लिए? देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो आप कह रही हो कि इंसान इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोडक्टिव फील करता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ दुनिया में, और जब वो अपनी जहानत को इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, कोई नई इजादात भी सारी जो है वो एआई कर रहा होगा। अभी 2 मुल्क आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, ठीक है। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि मेरे पास इतना ऑयल है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, मैं अपनी पॉपुलेशन को इस तरह से, जीडीपी ये है वो है। अगर एआई आ जाता है और वो इस तरह के सारे मसले, लेट्स से कि वो एनर्जी हार्नेस करना शुरू कर दे फ्रॉम द सन, और सारा डिजीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाए क्योंकि वो ऑर्गन्स जो है वो 3D प्रिंट होना शुरू हो जाए, जो ऑर्गन्स एजिंग को सॉल्व हो जाए, और सारे काम जो है वो एआई करना शुरू कर दे, तो इंसान किस तरह इकोनॉमी की रेलेवेंस ही नहीं रहेगी क्योंकि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज आ जाएंगी, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगी कि उनके लिए लड़ना मरना, उनके लिए फाइट करना जो है वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा। और कंवल, देयर इज अनदर थिंग कि एआई को आप अकाउंटेबल कैसे होल्ड करेंगे? हम अपने ऊपर अगर किसी हुक्मरान को बनाते हैं तो लेट्स से चलें बहुत इसके ऊपर भी बड़े सवालात जन्म ले लेंगे कि जो पॉलिटिशियन है उनको भी आप अकाउंटेबल किस तरह से करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास सिस्टम्स मौजूद है, गवर्नमेंट के सिस्टम्स मौजूद हैं कि अगर किसी के पास टेक्स हैं, कोई हमारे बिहाफ पर फैसले ले रहा है, तो हम एज अ शहरी ऑफ दैट सिटी और दैट कंट्री हम उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। हम क्या एआई के लिए तैयार भी हैं कंवल? मैं तो इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ कि हम तो शायद इसके लिए तैयार भी नहीं हैं, और हमने अपनी ज़िंदगियों के, अपने फ्यूचर के फैसले, इस दुनिया के फैसले चंद लोगों के हाथ में दे दिए जिनके हाथ में ये टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नो फ्यूडलिज्म जो है ना, वो भी मुझे होता हुआ नजर आता है यहाँ पे। देखो, आप ये बात बिल्कुल सही कर रही हो कि जो एआई के बानी हैं, जो एआई बनाने वाले हैं, वो कोई इंसान के हैप्पीनेस, उनका कोई केपीआई नहीं है। उनका केपीआई है कमर्शियल, उनका केपीआई है अपनी कंपनी को आगे आगे लेके जाना, प्रॉफिट्स उनका केपीआई है। तो ये एक बहुत ही एक कह लो कि डरावनी बात है कि जो एआई को पीछे से तख्लीक दे रहे हैं, जो उनके एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, जो वो उनका जो कोर है वो इंसानियत को आगे लेके जाना नहीं है, अलबत्ता उनका कोर एक कमर्शियल है। मगर दूसरी बात जो आपने की वो बड़ी अहम बात है, वो आपने ये कहा कि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है कि एआई को गवर्न कैसे करेगा, कौन गवर्न करेगा। देखो, ये भी इरेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि एआई अगर हमसे इतना आगे निकल जाता है, उसकी इंटेलिजेंस हमसे इतना आगे निकल जाती है, तो उसको कौन, अब 2 साल के बच्चे को 2 साल का बच्चा जो है वो किसी अडल्ट को गवर्न नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि अडल्ट जो है उसकी इंटेलिजेंस काम किस तरह करती है, वो किस तरह सोचता है। वो 2 साल के बच्चा जो है वो अडल्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, गवर्नेंस सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी स्केरी बात भी है कि अगर एआई जो है हमारे सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। ये मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है कंवल। मैं ये जानना चाह रही थी कि इंसानों को कंप्लीटली तो शायद रिप्लेस ना करे टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं तो हमारा कुछ परसेंटेज तो हमारा मार्जिन रहेगा। तो फिर काम जिन्होंने करना है, कौन से स्किल्स लोगों को सीखने की ज़रूरत है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए आने वाले टाइम में? देखो, शॉर्ट टर्म में ना, अभी ये जो हम बात कर रहे थे, ये हम डेकेड्स लेटर की बात कर रहे थे, ठीक है। डेकेड्स लेटर में कोई स्किल भी मैटर नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में अलबत्ता बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि मैटर करेंगे। शॉर्ट टर्म में एनवीडिया के सीईओ ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि शॉर्ट टर्म में एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, एआई इज गोइंग टू रिप्लेस अ पार्ट ऑफ
जैसे अगर मैं एक नौकरी करती हूँ, हो सकता है उस नौकरी का 20 या 30% एआई मुझसे बहुत बेहतर करे, मगर मुझे ही एआई को इस्तेमाल करना है उस 20 या 30% अपनी नौकरी में ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, या 80%, डिपेंडिंग है मैं कौन सी नौकरी कर रही हूँ। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे एआई को लेवरेज करना आना चाहिए, मुझे एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस करना है वो आना चाहिए, क्योंकि एआई के टूल्स यूज करके आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत इन्हांस नहीं होती, काफी डबल होती है, ट्रिपल होती है। मैं अपनी कंपनी की अगर आपको बात बताऊं तो जो काम हम 10 दिनों में करते थे वो कुछ घंटों में हम कर सकते हैं अब विद टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड अदर टूल्स एआई के जो अवेलेबल है। तो इस वजह से अगर आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आपको एआई को लेवरेज करना आना चाहिए। और फिर उसके बाद बहुत नियर फ्यूचर में एआई एजेंट्स भी आ जाएंगे हमारे पास, जो एजेंटिक्स अब बहुत ज्यादा, हम भी इसको पढ़ा रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स को। एआई एजेंटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि एआई बॉट्स इस तरह के बनाता है जो कि एंड टू एंड टास्क आप अपनी जॉब में, लेट्स से अगर आप कॉल सेंटर में आप कॉल करना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर्स की लीड्स लेना चाह रहे हैं, सेल्स की लीड्स निकालना चाह रहे हैं, तो आप एक एआई एजेंट बना सकते हैं जो कि पूरे सोशल मीडिया को स्क्रैप करे, आपके रेलेवेंट कस्टमर्स को ढूंढे और उनकी टोन में उनको समझ के, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को समझ के उनकी टोन में एक उनको ईमेल लिखे जहां पे वो लाइकली है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें, बिकॉज उन्हीं की टोन में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की पसंद के मुताबिक उस ईमेल को वर्ड किया गया है और उसमें हुक्स डाले हुए हैं जहां पे वो उस चीज को उस पे कन्वर्ट हो जाए और उसे खरीद ले। तो इस तरह की आयरॉनिक कहना चाहिए या इंटरेस्टिंग कहना चाहिए या कंसर्निंग कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों की डी स्किलिंग हो रही है, मॉरल डी स्किलिंग तो हो ही रही है, लेकिन बाकी जो चीजें हमें ह्यूमन बनाती हैं, लाइक पर्सनालिटी डिफरेंट होना, मेरी पर्सनालिटी अगर अनम से डिफरेंट है या कमल से डिफरेंट है तो वो मेरी इंडिविजुअलिटी है। एआई ने आके एक तरह से लग ऐसा रहा है कि वो इंडिविजुअलिटी भी खत्म कर दिया, लेकिन हमें इसी के साथ रहना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, देखो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। कंक्लूड कर दीजिएगा कमल, बिकॉज़ वी आर आउट ऑफ टाइम एंड आई हैव टू गो लाइव। कंक्लूड कर दें आप अपनी बात को। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि डी स्किलिंग हो रही है इंसानियत की, एट स्केल डी स्किलिंग हो रही है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो काइंड ऑफ मान पड़ रही है। पुराने जमाने के जो लोग थे वो उनसे कोई भी मैथ का सम पूछो वो आपको 1 सेकंड में बता देते थे, पर कैलकुलेटर्स आ गए तो हमारी ब्रेन जो है वो उस तरह का मेंटल मैथ अब नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये एक कंसर्निंग बात भी है, मगर देखें जब भी कोई टेक्नोलॉजी वेव आती है, बहरहाल पाकिस्तानी होने के नाते हम उसको छोड़ नहीं सकते, वी हैव टू राइड दैट वेव। हमें अपने यूथ को स्किल करना है, एआई सिखानी है, एआई को लेवरेज कैसे करना है वो हमारे यूथ को आना चाहिए और इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते। कंप्लीटली एग्री, सही इस्तेमाल जो है ना वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच। कमल चीमा हमारे साथ मौजूद है। अब के साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।